अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, कल मुझे एक शख्स मिला जिसने कहा कि वो करीब करीब 10 एम्बेसियों का चक्कर लगा चुका है और बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, लेकिन कामयाबी कहीं से नहीं हुई। एम्बेसी में अप्लाई करना और जाके फ़ाइल जमा करा देना, बैंक स्टेटमेंट लमसम पकड़ चकड़ के इधर उधर से डॉक्यूमेंट लगा के और जमा करा देने से वीज़ा नहीं होता है। उसका एक प्रोसीजर, एक तरीक़ाकार होता है। इस बात को यहीं छोड़ते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे अच्छे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें कि जिसमें आपका ज़ीरो रिस्क हो और आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे भी कंसल्टेंट को, एजेंट को ना देना पड़े, तो इसमें यह है कि आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और उसमें आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे हुए। अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है और अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उस मुल्क में कोई फ़ीस पहले नहीं ली जाती। उसमें आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है ऑनलाइन और उसकी असेसमेंट की जाती है। लगभग 2 महीने में आपकी एप्लीकेशन पर डिसीजन आ जाता है। जब डिसीजन आता है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि अब आप फ़ी जो है, वीज़ा फ़ी पे कर लें। वीज़ा फ़ी जो ही आप पे करते हैं, फौरी तौर पर आपको ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है और उसके लिए कुछ मियाद भी मुकर्रर की जाती है। उस मियाद के अंदर आप फ़ी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ी भी बड़ी नॉमिनल है। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। आपका पासपोर्ट, आपका CNIC, बैंक स्टेटमेंट, FRC, एम्प्लॉयमेंट या बिज़नेस प्रूफ, इसके अलावा होटल रिज़र्वेशन और ट्रैवल आइटिनरी, टिकट बुकिंग। और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि आपको इस मुल्क में जाने के लिए किसी ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ज़ीरो रिस्क है। आपका एक पाई पैसा भी आपका ख़र्च नहीं होगा। मुल्क का नाम है हांगकांग और बहुत ही खूबसूरत तरीन मुल्क है। आप जानते हैं कि हांगकांग में आमदन भी बहुत आला है और आप वहाँ जाकर विज़िट करना चाहें तो एक इकोनॉमिकल भी है कि बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंस हो यूरोपियन के मुकाबले में नहीं आते हैं। तो देखने के लायक यूरोप से ज़्यादा खूबसूरती है उसमें। और अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, अगर आप किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर आप शादी कर लेते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, तो फिर आपकी सैलरी जो है, ये आपकी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई राइज़ हो जाती है। तो आप अगर हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इमिग्रेशन हांगकांग की वेबसाइट पे जाएं, नहीं तो आप गूगल कर लें इमिग्रेशन हांगकांग। वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो मैंने बता चुका हूँ, पासपोर्ट हो, ID कार्ड हो, वैलिड ईमेल एड्रेस हो और इसके अलावा आपके पास टिकट बुकिंग हो, होटल रिज़र्वेशन हो और आपका जो प्लान है उसके मुताबिक आइटिनरी हो, जो जो जगहें आपने देखनी हैं वो आपको बड़ी आसानी से इंटरनेट पे टूरिज़्म की वेबसाइट्स पे, और उनका टूरिज़्म बोर्ड भी है, हांगकांग टूरिज़्म बोर्ड को आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक अच्छी सी आइटिनरी मिल सकती है। जो चीज़ें आप देखना चाहें आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और इसका जो ट्रिप है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। रहने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये वीज़ा स्विच हो सकता है शादी में भी, स्टडी में भी, वर्क में भी और बिज़नेस में भी। तो इसके अलावा मेरे वीज़ा बेस के अकाउंट पे 2 मैसेजेस हैं, मैं उनको देख लेता हूँ। ये पहला मैसेज है गुरेव वर्मा का। ये कहते हैं, हाय सर, अगर यूके में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और फिर से यूके रीअप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा का तरीका पर बुलाया था, फिर खुद से वापस आया हूँ, पर उन्होंने कोई बैंड नहीं लिया। क्या मैं यूके जा सकता हूँ?
गौरव वर्मा, बात यह है कि बैन के लिए कोई आपको लिख कर नहीं देगा कि आप बैन हैं। जिस लॉ के तहत, जिस रूल के तहत, इमिग्रेशन रूल के तहत आपको वहाँ से भेजा गया, या आप एक नापसंदीदा शख्सियत हुए, या आप के लिए ऑर्डर तो रिमूवल ऑर्डर हुए, या आप रिपोर्ट हुए, अगर नहीं हुए खुद से टिकट लेके आ गए हैं, अगर इसमें क्रिमिनल की एक्टिविटी ना होती तो फिर मैं आपको ये ज़रूर कहता कि आपका बैन सिर्फ 12 महीने के लिए है। लेकिन अब चूँकि क्रिमिनल की एक्टिविटी का मुझे नॉलेज नहीं है कि किस नोयत की क्रिमिनल एक्ट आपने किया है वहाँ पे, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट जो है उसमें क्या आपको वहाँ पे सज़ा हुई है, नहीं हुई है, आपने जेल काटी है, नहीं काटी है, और किस नोयत की थी, क्या उससे पब्लिक को नुकसान हो सकता है, या आइंदा आप जाएँ तो आप उनके लिए ख़तरनाक हैं, क्या है, ये डिपेंड करता है उस पर। इस पे मैं कबल अज़ वक्त कोई तबसरा नहीं कर सकता। कमरुल हक साहब और तारक महमूद साहब मीरपुर, इन्होंने तारीफ़ की है वीज़ा बेस की। थैंक यू सो मच जी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट दी जाती है। लेकिन हम साथ साथ ये भी एडवाइस करते हैं कि आप कंसर्न मिशन से इसको डबल चेक करा लें। अबू तुराब, ये दूसरा मैसेज है, ये कहते हैं जी सर, मेरा एक सवाल है कि मेरा दोस्त है एक, उसने असाइलम अप्लाई किया अक्टूबर 2023 में, और अभी आफ्टर 1 ईयर विदड्रॉ कर लिया खुद ही, और अपने ख़र्चे पर वापस पाकिस्तान जाने लगा है। उसको पासपोर्ट उसके एड्रेस पे 6 जनवरी 2025 को मिल जाएगा। बट सवाल ये है कि बैन के रिलेटेड कोई भी ईमेल उसको नहीं आया, और वो 22 जनवरी को जा रहा है पाकिस्तान। कैन यू टेल मी, बैन वाला कोई ईमेल आता है या फिर क्या सीन होता है? क्योंकि किसी भी ईमेल में अभी बैन वाला कुछ भी नहीं लिखा गया। उसने खुद ही विदड्रॉ करवाया है, और कोई मसला नहीं हुआ उससे इधर। हाँ जी, इसमें चूँकि एक तो आपने दोस्त की बात की, इसमें बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड हैं और वाज़िया नहीं हैं, जिसकी वजह से हम आपको कोई भी ऑथेंटिक जवाब नहीं दे सकते हैं। आपने ये कहा है कि वो 2023 में उसने असाइलम अप्लाई किया था। सवाल ये है कि जब उसने असाइलम अप्लाई किया तो क्या उसके पास वीज़ा वैलिड था या क्या था, और किस सिचुएशन में उसने असाइलम अप्लाई किया? ये बात जो है ये अफेक्ट करती है आपके बैन के लिमिट पर, कि आप कितना बैन हैं। उम्मीद है आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।